पूनम का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर जीत वहाँ पानी पीने आया। उसने पूनम के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, पूनम ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन जीत की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर पूनम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूँगी। खाना बनते ही बुला लूँगी। पूनम की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए जीत ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊँगी। पूनम बैठने वालियों में से नहीं थी। वे बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। पूनम का पति रौनक कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। पूनम का 21 साल का देवर जीत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। रौनक जैसा प्यार करने वाला पति पाकर पूनम भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर जीत अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब पूनम 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। जीत ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। पूनम ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहीं तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर पूनम आज तक नहीं भाप पाई थी। जीत की गर्दन धीरे से पूनम की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से पूनम की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा। पूनम की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे जीत के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर पूनम ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। जीत हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर जीत ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। पूनम ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वे भी जीत की जिद पर। वह ज़बरदस्ती सब्जी उसके प्लेट में डाले दे रहा था। खाने के बाद पूनम सोने जाने लगी तो जीत बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। पूनम ने मना किया, लेकिन जीत कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले मेडिकल स्टोर से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। पूनम ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। जीत ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच मेडिकल स्टोर की दुकान आ गई। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। जीत मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए?
ये तो बता। जीत को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। जीत ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, ये नींद वाली 1 से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। अबे क्या बकवास कर रहा है। जीत उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही पूनम ने दरवाज़ा खोल दिया। जी भाभी, आइए अंदर चलिए, जीत ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। पूनम अपने कमरे में आकर लेट गई। जीत ने उसे पहले बुखार की दवा दी। पूनम दवा लेकर सोने के लिए लेटने गई तो जीत ने उसे रोका, भाभी अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया, पूनम ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगा। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर जीत ने उससे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूनम को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। जीत उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए पूनम को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। जीत ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। वह बत्ती जलती ही छोड़ पूनम के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। सब कुछ शांत होने पर जीत थक कर चूर चूर होकर पूनम के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। जीत बेशर्मी से बड़बड़ाया और पूनम की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। पूनम अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। जीत पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से पूनम अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। जीत ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें पूनम ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपने कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैंने देवर जी को शुरू से अपना औलाद माना है। मैं बहुत जल्दी जीत को कानूनी रूप से गोद लूँगी। जीत की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर पूनम के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक जीत का ध्यान पूनम के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और पूनम का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर जीत उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे पूनम की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। पूनम के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर जीत की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली।
पूनम का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ा कर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने जीत के मोबाइल फ़ोन में कैद पूनम की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलिया मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर पूनम हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ ना पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी चढ़ती गई। रौनक का फ़ोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन पूनम बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने जीत का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक रौनक लौट आया और भागते हुए पूनम के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। रौनक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पूनम का शरीर एक और लुढ़क गया। पूनम पूनम चीखता हुआ रौनक उसे झकझोरे जा रहा था, पर पूनम कभी ना जागने वाली नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।